इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बाद जो सबसे जरूरी टॉपिक होता है साइकोलॉजिकल स्टडीज में वो है स्कूल ऑफ थॉट्स। अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो पूरा हिस्ट्री एंड सिस्टम समझ आ जाता है, प्लस पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी समझ आ जाता है। तो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री में आपको समझने के लिए जरूरी है। टोटल ये 8 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डिफरेंट। इनको हम स्कूल ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स भी कह सकते हैं साइकोलॉजी की। बेसिकली जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि व्हाट शुड बी दी कंटेंट, व्हाट शुड बी दी बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये होना चाहिए कि व्हाट शुड बी दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी को क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट इट इज। बेसिक तो मीनिंग है ना, साइको मीन सोल, लॉगस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ सोल। लेकिन सोल तो इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इस चीज को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसके डिफरेंट फिनोमिना को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफरेंट रिसर्चर्स ने हमें दिया है। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट गलत या सही नहीं है, बल्कि हर एक अपनी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर रहा है। सबसे जो पहले काम आता है वो स्ट्रक्चरलिज्म का। बेसिकली विलियम वॉन्ट को हम बाबाए साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पहली ऑब्जेक्टिव लेबोरेटरी की बुनियाद रखी, यानी लेप्जिग जर्मनी के मकाम पर 1879 में पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई गई, जिसमें साइकोलॉजी की डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कंडक्ट किए गए। इस तरह साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की तरफ पहला कदम उठाया गया। विलियम वॉन्ड, अब मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बताऊंगी ताकि हम सिंपली इसको समराइज कर सकें और जल्दी अंडरस्टैंड कर सकें। रीड करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी, अ सिस्टमैटिक मूवमेंट फाउंडेड बाय Germany by William Wundt, identified with the Titchener. Structuralism sought to analyze the adult mind in terms of simplest definable components. यहीं से वर्ड आता है स्ट्रक्चर का, जिसकी हम अभी ये इसका जो नेम है ये यहीं से ही निकला है दरअसल। यानी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ढांचा, बुनियादी ढांचा। तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन साइकी का बेसिक ढांचा होना चाहिए कि उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्ट्रक्चरलिज्म से आपके चैप्टर्स निकले हैं सेंसेशन का, यानी वो चीज जिसको हम कहीं ना किसी तरीके से मैयर कर सकते हैं, उसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को। दरअसल ये वेव मुतासर हुई है, जैसे केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स या एटम डिस्कवर हुए थे ना, तो हमें पता चला कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरीथिंग इज एटम एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एलिमेंट। इसी से ही मुतासर होकर विलियम वॉन्ड ने क्या बताया कि जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है हमारी साइकी का वो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो बेसिक बुनियाद होनी चाहिए। और इसका जो मेथड है ना वो याद रख लेना है इंट्रोस्पेक्शन का। आप आगे जब रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे तो आप इंट्रोस्पेक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। लफ्ज इंट्रो विद इन, स्पेक्शन सी, टू व्यू विद इन वन सेल्फ, ये वो वाला वर्ड नहीं है जिसमें साइकोएनालिसिस आता है, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या, वो नहीं है बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्शन मींस अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, यानी मुझे सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, मुझे जूता मेरे कहाँ पर पेन कर रहा है, ये कुर्सी नीचे से चुभ रही है, सख्त है या नरम है, ये चीजें हमें पता होती है ना। तो हमारी जितनी सेंसेशंस है ना 5 या 9 या 10, अब तो हम इससे ज्यादा वेस्टिबुलर सेंसेशंस भी हैं हमारे पास, और भी बहुत सी हैं, किनेस्थेटिक सेंसेशंस हैं। तो हर किस्म की जो सेंसेशंस है ना हमारी बॉडीली सेंसेशंस, वो दरअसल वो सिंपलेस्ट यूनिट होंगी। यानी कि किस एग्जैक्ट वो कौन सा पॉइंट होगा कि जिससे उस डेसिबल से ऊपर हो, जैसे 400 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड हो ना तो हमारे ईयर ड्रम्स डैमेज हो सकते हैं। तो अब ये हमारा एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, टर्मिनल थ्रेशोल्ड, ये जो सारी थी हमारी बॉडी की सेंसेशन की और डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन्स की, इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और ये नाम जो था फर्स्ट टाइम विलियम वॉन्ड ने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म में। ये लफ्ज आपने याद रख लेना, स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वॉन्ड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है ना इंट्रोस्पेक्शन में भी, वो ये है कि ही यूज्ड ट्रेन्ड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट, यानी उसका ये मानना था कि जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स है ना ये किसी आम पर्सन के ऊपर नहीं कंडक्ट करने चाहिए, बल्कि पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो सेंसेशंस हम मैयर कर रहे हैं ना उसको पता हो कि दरअसल हम क्या पता करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसने किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो पर्सन वो हाईली अलर्ट होगा, प्रेजेंट होगा, वो पता लगाएगा कि दरअसल अभी हम बताएंगे जैसे 2 डिफरेंट हमने कप्स दिए हैं, किस में चीनी कम है ज्यादा है, या किस वाले में पेन की इंटेंसिटी राइट
राइट आर्म में जा रही है, लेफ्ट में किस में ज्यादा है, तो वो ये डिटेक्ट कर सकते थे। तो उसने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको पहले ट्रेन किया था। तो याद क्या रखना है, 3 बातें हमने पॉइंट्स याद रखने हैं विलियम वॉन्ड के। उसने सिंपलेस्ट डिफाइनेबल कंपोनेंट्स ऑफ साइकी शुड बी स्टडीड, इंट्रोस्पेक्शन इज द मेन मेथड, इंट्रोस्पेक्शनिस्ट शुड बी ट्रेन्ड, ये 3 लाइनें आपने याद रख लेनी है। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म। हर एक स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, उस क्रिटिसिज्म के नतीजे में अगला स्कूल ऑफ थॉट आएगा। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि दरअसल ये तो सिर्फ सेंसेशन स्टडी हो रही है, तो ये तो साइकोफिजिक्स का एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल। तो बेसिक चीज तो कहीं बीच में रहेगी ना, ये तो स्टिल बॉडीली सेंसेशंस को मेजर किया जा रहा है। सेकंड ये बात आई कि ट्रेन्ड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट ही क्यों, साइकोलॉजी का स्कोप तो बहुत बड़ा है एंड साइकोलॉजी इज वेरी सब्जेक्टिव, हर एक पर्सन डिफरेंटली एक तरह से उसको उसकी परसेप्शन है डिफरेंट है, हर एक पर्सन दूसरे से फर्क है। तो ये दो इसके ऊपर लिमिटेशंस आएंगी या इसके ऊपर आएंगे जो थी उस टाइम पर क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके नतीजे में अगला स्कूल ऑफ थॉट जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, थोड़े टाइम के लिए आया, वो है फंक्शनलिज्म। लेफ्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी या पर्पस या उसका काम। तो दरअसल सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी शुड नॉट बी कि वो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बल्कि बल्कि वो काम क्या करती हैं, मतलब हमारी साइकी के डिफरेंट कंपोनेंट्स काम क्या करते हैं। फंक्शन शुड बी स्टडीड। थोड़ा रीड भी कर लेते हैं। फंक्शनलिज्म इज अ थियरी अबाउट नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, mental states are identified by what they do rather than by what they are made of. Functionalism is the most familiar or received view among philosophers of mind and cognitive science. अभी भी जो हमारी cognitive psychology है वो फंक्शनलिज्म के ऊपर बिलीव करती है या उसके ऊपर करती है। जैसे कॉग्निशन क्या है, दरअसल इंटरनल बॉडीली प्रोसेसेस यानी मेंटल प्रोसेसेस, जो लफ्ज मेंटल प्रोसेस हम यूज करते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। हमारा ब्रेन बाहर से देयर इज ए सम आउटपुट, ठीक है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में देयर इज सम प्रोसेसर, हमारे ब्रेन में हो जाता है, एंड आउटपुट जो हमारे बिहेवियर में नजर आती है, हम कैसे परसीव करते हैं। तो ये सब कुछ स्टडी करना चाहिए। इसने भी जो मेथड था वो इंट्रोस्पेक्शन ही था, फंक्शनलिस्ट का भी। लेकिन फर्क क्या था, ये था कि दरअसल विलियम वॉन्ट ने ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट लिए थे और फंक्शनलिस्ट ने ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट नहीं लिए थे। और फंक्शनलिज्म का जो पाइनियर है वो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म इंट्रोड्यूस कराया था। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया यही कि जो इसने मेथड ऑफ स्टडी बताया है वो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया। एंड स्टिल प्रॉब्लम तो वहीं पे है कि चाहे हम कंपोनेंट ऑफ साइकी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं या फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, वेयर इज द स्टडी ऑफ सोल, जो कि बेसिक क्वेश्चन था हमारा कि हमें साइकोलॉजी में क्या चीज स्टडी करनी चाहिए। तो स्टिल ये सब्जेक्टिव होने की वजह से इसको बहुत अर्ली रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक आता है सब बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जो स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म है, इसको सवाए ना हम इंट्रोस्पेक्शन के जो हम एज अ मेथड ऑफ स्टडी यूज कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन अब पढ़ेंगे, ये लफ्ज याद रख लेना है। अदरवाइज अब हम तकरीबन इनको डिस्कार्ड कर चुके हुए हैं और इनका सवाए हम हिस्ट्री एंड सिस्टम में पढ़ने की ओर नहीं पढ़ते। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट आता है ना हमारे पास, वो है बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म में से आपका चैप्टर निकलता है लर्निंग वाला, सबसे ज्यादा लर्निंग वाला, एंड सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे। हर एक स्कूल ऑफ थॉट ना, हमारे जो कंटेंट हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, वो सब्जेक्ट जो सारा कंटेंट है हमारा वो एडअप करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म से सेंसेशन का चैप्टर निकलेगा, थ्रेशोल्ड्स का चैप्टर निकलेगा, साइकोफिजिक्स का निकलेगा आगे से, फंक्शनलिज्म में से कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वेव आगे बाद में चलेगी। लेकिन बिहेवियरिज्म खुद से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारी जितनी लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की थेरेपीज सारी की सारी ये सब की सब बिहेवियरिज्म से निकली हैं। तो लफ्ज सब जो अब लफ्ज याद रखना है, व्हाट शुड साइकोलॉजी स्टडी, साइकोलॉजी शुड स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये इनका आंसर था, कोई चीज जो ऑब्जर्वेबल है। अब इन्होंने वो चीजें जो मेंटल प्रोसेसेस थे ना, जैसे हम ऊपर बात कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस आर दी कॉवर्ट बिहेवियर, जो नजर नहीं आ रहे हैं, जो हमारे ब्रेन में चल रहा है, ये भी एक बिहेवियर है जो नजर नहीं आ रहा, मेरे जो थॉट्स हैं और जो मेरे एक्शंस हैं जो विजिबल हैं, वो ओवर्ट बिहेवियर है। तो बिहेवियरिज्म ने इस चीज को कॉवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर का नाम दे दिया। जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो भी बिहेवियरिज्म पे बेस करती है। व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। तो ये चीज ऑब्जर्वेबल होना उसका दरअसल साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है।
इसीलिए और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन आसान है, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे जो मॉडर्न डे एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो लर्निंग के हैं, आगे आप एल्बर्ट बेंडोरा के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके अलावा लोकस ऑफ कंट्रोल से जॉलियन बी रोटर के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो डिफरेंट हैं, इसके बाद जेबी वॉटसन के, स्किनर के, ये सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइकोलॉजी थी, सब एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड साइकोलॉजी है जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और साइकोलॉजी का मैक्सिमम कंटेंट बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है। बहुत थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने लफ्ज याद रखना, जैसे मैं बता रही हूँ ना, लर्निंग का आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कंडीशनिंग प्रिंसिपल कि हम चीजें सीखते कैसे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम है, कि देयर इज सम आउटर स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को देखकर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचते हैं और हम कोई बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हम ये देखते हैं कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं या माशरे में उनको इज्जत है, अब हम उन्हीं मोटिव्स के लिए हम भी स्टडी करेंगे, ठीक है। इस किस्म के डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या हमारे बिहेवियर्स हैं वो शेप अप होते हैं और इनको स्टडी किया जाता है। आगे चलते हैं जरा जल्दी से। सबसे बड़ा स्कूल ऑफ थॉट जिसको मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स में एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग हैसियत हासिल है, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड 1839 से 1956 की ड्यूरेशन का टाइम पीरियड का ये स्कूल ऑफ थॉट है, और इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स को। साइको एनालिसिस का जो बेसिकली मोटो है वो है सिगमंड फ्रॉइड के काम से। सिगमंड फ्रॉइड वाज अ फिजियोलॉजिस्ट, यानी वो एक डॉक्टर थे, और उन्होंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर एंड डिजीजेस एंड एबनॉर्मेलिटी, उसके ऊपर उनका मैक्सिमम काम था। उनका ये मानना था कि समटाइम्स जब लोग आते हैं तो उनकी बॉडी बीमार नहीं होती है, बल्कि उनकी सोल बीमार होती है जो उनकी बॉडी को बीमार किए रखती है। तो देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बॉडी, बॉडी एंड माइंड दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं और असरअंदाज होते हैं। इस तरह उसने जो सीवियर डिसऑर्डर्स हैं उनको साइकोसिस का नाम दिया, और जो कम सीवियर थे जैसे एंजाइटी वगैरह उनको न्यूरोसिस का नाम दिया। ये टर्म काफी टाइम तक यूज होती रही, और अभी भी जो मॉडर्न डे साइकोलॉजी है, स्पेशली एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, जितनी इस किस्म की डिफरेंट आप ब्रांचेस पढ़ेंगे, ये इन्फ्लुएंस्ड है साइको एनालिसिस से। सिगमंड फ्रॉइड ने जो मेथड दिया था स्टडी का, ये साथ साथ देखते जाते हैं हम कि हर एक का क्या था। मैं रिपीट करती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए और लेक्चर देखते ही आपको याद भी होता जाए। स्ट्रक्चरलिज्म का introspection, trained introspectionist. Functionalism, introspection but not trained introspectionist. Behaviorism, reinforcement principle and imitation. यानी ये साथ साथ ना इनके मेथड्स भी मैं बता रही हूँ। मेथड्स चीजों को सीखने के या करेक्टिफाई करने के या सोल कैसे हमारी शेप अप होती है, इन प्रिंसिपल या मेथड से होती है। साइको एनालिसिस ने हिप्नोसिस, लफ्ज आपने पढ़ा हुआ ना, हिप्नोसिस या वो किसी को अपने ट्रांस में लेकर आना, ये चीजें, वो जो इजी चेयर टेक्निक थी, ये सारे के सारे सिगमंड फ्रॉइड ने दरअसल दिए थे। अब मॉडर्न डे में हिप्नोसिस की बजाय रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड डिफरेंट बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी और थेरेपीज जो हैं वो बहुत बेस करती हैं बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस पे, और ये हमारे बहुत मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं। हमारी 70% साइकोलॉजी का कंटेंट ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट से कवर करती हैं। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है स्कूल ऑफ थॉट गेस्टॉल्ट। लफ्ज गेस्टॉल्ट स्टैंड्स फॉर शेप और पैटर्न। तो बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कहने का मतलब ये है इन स्कूल ऑफ थॉट्स का, कि दरअसल जिस तरह पीछे बात कर रहे थे ना, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ साइकी शुड बी स्टडीड। गेस्टाल्ट कहता है देयर शुड बी अ बिग पिक्चर, हमें हर एक चीज का बिग पिक्चर देखनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए, शेप्स और पैटर्न्स को जमा करना चाहिए। जैसे कोई भी थॉट्स है हमारे, तो उनको एक मीनिंगफुल होल में हमारा ब्रेन कन्वर्ट करता है, तो वो कैसे कन्वर्ट करता है इस चीज को स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि इवन जो विजुअल फील्ड है, आप देखते हैं, आपको नजर आता है ये एक दीवार है, उसके आगे ये टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, बुक्स के ऊपर पेपर पड़ा हुआ है, ये डिफरेंट चीजें ना जो कंबाइंड आपको क्या देती हैं कि देयर इज सम स्टडी एस्पेक्ट, कुछ चीज पढ़ाई हो रही है इधर, तो एक बिग पिक्चर आपके ब्रेन में बनी है, तो होल है। तो गेस्टॉल्ट का जो मेन एक आपने कह लें ना, इनका एक स्लोगन कह लें या मोटो कह लें, वो ये था कि सम इज ऑलवेज मोर देन होल इज ऑलवेज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, SUM सम, कि जो बड़ा पिक्चर हमारे ब्रेन बनाता है किसी चीज का, जब हम अपने ब्रेन के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें करते हैं ना, सेंसेशंस तो आती है ना,
एक तरह से छोटे-छोटे उनकी यूनिट्स में ना लाइट एनर्जी है तो वो न्यूरल कोड्स में आ रही है। अब वो सारे न्यूरल कोड्स ना कोई मीनिंगफुल होल क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में और वो हमें स्टडी करना चाहिए। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से ना हमारा परसेप्शन का चैप्टर निकलता है सबसे मेनली। परसेप्शन क्या थी दरअसल? परसेप्शन जो होती है कि दरअसल एक ही फिनोमिना या एक ही चीज को हर एक शख्स देख रहा है लेकिन हर एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से देख रहा है, तो सबकी अंडरस्टैंडिंग उसकी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली जो होल है हर एक के ब्रेन में बन रहा उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से परसेप्शन का चैप्टर इसे रीड भी कर लेते हैं। सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन ब्रेन परसीव्स एक्सपीरियंसेस, हमारा ब्रेन किस डिफरेंट चीजों को परसीव कैसे करता है। स्ट्रक्चर परसीव्ड एज अ होल have specific properties that are different from the sum of their individual parts। ये वही बात है जो मैंने आगे बताई है आपको कि जो whole is always more than the sum of its part। उसके बाद ये जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है कि कोई ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, कोई कॉवर्ड या ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, लेकिन ह्यूमन साइकी या ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर इससे ज्यादा बड़ा है, इससे ज्यादा ग्रो कर चुका हुआ है। ये सारे प्रिंसिपल तो जानवरों पे भी अप्लाई होते हैं, एनिमल्स पे भी, ह्यूमंस पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें एक बिगर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ से आता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ह्यूमनिज्म यानी देयर आर सर्टन ट्रेट्स दैट आर डिस्टिंक्ट टू ह्यूमन रेस एंड वी शुड स्टडी दीज ट्रेट्स। यहाँ से सबसे बड़ी ब्रांच निकलती है पॉजिटिव साइकोलॉजी की वेव। पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जैसे मोटिवेशन की थेरीज, हम बहुत से बिहेवियर सेकेंडरी मोटिव्स हैं हमारे, वो हम क्यों करते हैं, जैसे कि समटाइम हम जो बेसिक मुहर्रिक हैं फूड या शेल्टर के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने सम एम्स एंड गोल्स को, एम्बिशंस को, एस्पायरेशंस को भी फुलफिल करने के लिए बहुत से काम करते हैं। तो ये जो यूनिक ह्यूमन ट्रेट्स हैं, दीज शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो दिस ऑल डिबेट इज अबाउट व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं लिखा हुआ जो कि है एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है कि वी आर सर्चिंग फॉर मीनिंग एंड द मीनिंग दैट वी गिव टू आवर लाइफ शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। इस तरह ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे रेयरली आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए जितना मटेरियल यहाँ पर गिवन है ये सफिशिएंट होगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी ये मटेरियल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लिप में।